जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक हम लोग का रिवीजन टॉपिक रहने वाला है गांधी युग, यानी कि गांधी जी के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में देखेंगे लोग और उनका क्या क्या आंदोलन रहा था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। तो सबसे पहले इनका जीवनी दिया गया है गांधी युग। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। जबकि प्यार से इन्हें लोग भाई कहते थे। इन्हें प्यार से लोग क्या कहते थे? भाई कहते थे। इनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट तथा बीकानेर रियासतों के दीवान थे। ये लाइन जो है तीनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी जी के पिता कहाँ के दीवान थे। ये तीनों ऑप्शन दे देता है और एक अदर ऑप्शन देके क्वेश्चन बहुत टेक्निकल तरीके से फंसाता है। पोरबंदर भी रहता है और राजकोट और बीकानेर, यानी कि तीनों रियासतों के क्या थे? दीवान थे। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम पुतलीबाई थी। 1883 ईस्वी में 13 वर्ष की अवस्था में कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह हो गया। गांधी जी का विवाह 13 वर्ष की अवस्था में कस्तूरबा गांधी से हुआ। इनके 4 पुत्र थे। गांधी जी के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। यहाँ पे रामदास अलग हो गए और देवदास अलग हो गए, तथा यमुना लाल बजाज को इनका पांचवा यानी कि दत्तक पुत्र कहा जाता है। दत्तक पुत्र मतलब होता है कि गोद लिया हुआ पुत्र। गांधी जी की प्राथमिक शिक्षा राजकोट में हुई थी। इनकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो राजकोट में हुई थी, तथा उच्च शिक्षा के लिए 1887 ईस्वी में भावनगर के सामल दास कॉलेज में प्रवेश किया। गांधी जी 4 सितंबर 1888 को अपनी उच्च शिक्षा बैरिस्ट्री के लिए लंदन चले गए। किस लिए? बैरिस्ट्री करने के लिए कहाँ चले गए? लंदन चले गए और वहाँ वकालत की पढ़ाई यानी कि LLB की पढ़ाई पूरी करके बैरिस्टर बने। 1891 ईस्वी में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे और बम्बई तथा राजकोट में वकालत आरंभ की। महात्मा गांधी जी भारत से कब वापस लौटे थे? तो 1891 ईस्वी में। एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए 1893 ईस्वी में वो दक्षिण अफ्रीका, यानी कि एक गुजराती व्यापारी था अब्दुल्ला जिसका नाम था, उसका केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी जी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल की राजधानी प्रिटोरिया चले गए, जहां उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। 1894 ईस्वी में वहीं रहकर सामाजिक कार्य तथा वकालत करने का फैसला किया एवं इसी वर्ष नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 22 मई 1894 ईस्वी को गांधी जी को सचिव पद पर मनोनीत किया। दक्षिण अफ्रीका में नेटाल क्षेत्र के समीप डरबन में पीटर मारित्सबर्ग स्टेशन पर इन्हें ट्रेन से नीचे ढकेल दिया गया, क्योंकि प्रथम श्रेणी में भारतीयों और कुत्तों को जाना माना था। ये जो स्टेशन का नाम है डरबन में पीटर्स मारित्सबर्ग स्टेशन, ये स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार क्वेश्चन में यही पूछता है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को किस स्टेशन पे ट्रेन से नीचे उतारा गया था। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार को गांधी जी से माफ़ी मांगनी पड़ी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए अपना पहला सत्याग्रह किया। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए अपना क्या किया? पहला सत्याग्रह किया। 1896 ईस्वी के मध्य भारत आए, किंतु कुछ ही महीनों बाद पुनः अपने परिवार के साथ नेटाल वापस चले गए। 1899 ईस्वी में गांधी जी ने ब्रिटिश सेना के लिए बोअर युद्ध में भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की थी। 1901 ईस्वी में भारत रवाना हुए तथा दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को आश्वासन दिया कि वे जब भी आवश्यकता महसूस करेंगे वे वापस लौट आएंगे। गांधी जी 1901 ईस्वी में पहली बार
कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे, तो कलकत्ता के अधिवेशन में भाग लिए थे। और ये अधिवेशन कब हुआ था, तो 1901 ईस्वी में हुआ था। 1902 ईस्वी में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका पुनः वापस लौटे। 1903 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला। इन्होंने 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में शिल्पकार कालेनवाक की मदद से फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किया। ये जो फिनिक्स फॉर्म है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने किया था। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका लिखी, जो कई भाषाओं में प्रकाशित हुई, किंतु इसका प्रकाशन उर्दू में नहीं हुआ। महात्मा गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक के साप्ताहिक पत्रिका लिखी, जो कई भाषाओं में प्रकाशित हुई, किंतु इसका प्रकाशन उर्दू में नहीं हुआ। 1906 ईस्वी में आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। एशियाटिक के ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह अभियान आरंभ किया। 1907 ईस्वी में ब्लैक एक्ट भारतीयों तथा अन्य एशियाई लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह किया। 1907 ईस्वी में ब्लैक एक्ट और भारतीयों तथा अन्य एशियाई लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह किया। उसके बाद है 1908 में सत्याग्रह के लिए जोहान्सबर्ग में प्रथम बार कारावास से दंड आंदोलन जारी रहा तथा द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाए गए। पुनः इन्हें कारावास दंड मिला। जून 1909 में भारतीयों का पक्ष रखने हेतु इंग्लैंड रवाना हुए और नवंबर में दक्षिण अफ्रीका से वापसी के समय जहाज में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। हिंद स्वराज किनकी पुस्तक है, तो महात्मा गांधी जी की। मई 1910 में महात्मा गांधी ने जोहान्सबर्ग के निकट टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना किसने किया है, तो महात्मा गांधी जी ने किया है। और कहाँ पे, जोहान्सबर्ग में। द ग्रेट मार्च का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, जिसमें 2000 भारतीय खाद्यान्न कर्मियों ने न्यू कसाल से नेटाल तक की पदयात्रा की। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी को आंदोलन की प्रेरणा रूस के विद्वान लियो टॉल्स्टॉय से मिली थी। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी को आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से मिली थी या किस व्यक्ति से मिली थी, तो इनको रूस के विद्वान थे लियो टॉल्स्टॉय, उन्हीं से गांधी जी को आंदोलन की प्रेरणा मिली थी। इन्हीं से महात्मा गांधी सर्वाधिक के प्रभावी थे। महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा जर्मन विद्वान रस्किन से मिली थी। महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा जर्मन विद्वान रस्किन से मिली थी। महादेव देसाई महात्मा गांधी के सलाहकार यानी सचिव थे। महात्मा गांधी के सचिव कौन थे, तो महादेव देसाई थे। अमेरिकी पत्रकार मिलर महात्मा गांधी का सहयोगी था। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी मुंबई लौटे। कहाँ पे लौटे, बम्बई लौट आए। उनके स्वागत में फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में एक नागरिक अभिनंदन की तैयारी की गई, जिसमें हर समुदाय के लोगों ने भाग लिया। आज भी इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि 9 जनवरी को आज भी प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1915 ईस्वी में फिनिक्स एवं टॉल्स्टॉय फर्मों के अनुरूप मई में अहमदाबाद के निकट कोचरब में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ की थी महात्मा गांधी ने, तो कोचरब में। इस आश्रम के लिए धन अम्बालाल साराभाई ने दिया था। इस आश्रम के अंदर महात्मा गांधी की कुटिया हृदय कुंज कहलाता था। क्या कहलाता था, हृदय कुंज कहलाता था। इसे ही साबरमती आश्रम कहते हैं। 4 फरवरी 1916 में गांधी जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में भाषण दिए थे। अब है अगला टॉपिक, गांधी जी के स्वदेश में प्रारंभिक सत्याग्रह की शुरुआत। गांधी जी को सत्याग्रह की प्रेरणा डेविड थ्योरो के लेख सिविल डिसओबीडियंस से मिली थी। गांधी जी सबसे अधिक प्रभावित लियो टॉल्स्टॉय से थे।
गांधी जी सबसे अधिक प्रभावित किससे थे? तो लियो टॉल्स्टॉय थे। गांधी जी ने अपने साप्ताहिक समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन में सत्याग्रह को कल्याणकारी कार्य हेतु दृढ़ रूप बताया है। यंग इंडिया में इन्होंने सत्याग्रह को स्वयं नष्ट सहने वाले के सिद्धांत के रूप में वर्णित किया है, जबकि हिंद स्वराज में सत्याग्रह को दूसरे के लिए स्वयं का त्याग श्रेष्ठ बताया है। यंग इंडिया में इन्होंने सत्याग्रह को क्या बताया है? तो स्वयं कष्ट सहने वाले के सिद्धांत के रूप में वर्णित किया है, और हिंद स्वराज में सत्याग्रह को दूसरे के लिए स्वयं का त्याग श्रेष्ठ बताया है। 1916 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। इसकी अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार कर रहे थे। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण के नीलहे जमींदारों के 3 कट्ठिया पद्धति यानी कि 20 कट्ठा पे 3 कट्ठा की जानकारी दी। 20 कट्ठा पे 3 कट्ठा खेती पे क्या की जाती थी? तो नील की खेती की जाती थी। और ये महात्मा गांधी जो लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए थे, इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को आमंत्रित किए थे कि आप चंपारण आए और नीलहे जमींदारों के खिलाफ सत्याग्रह करें या कुछ निर्णय लें। 1917 में महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ चंपारण पहुंचे और वहां सफल सत्याग्रह किए। अंग्रेजों के 3 कट्ठिया पद्धति समाप्त कर दी। यह आंदोलन नीलहे जमींदारों के विरुद्ध था। यह आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो नीलहे जमींदारों के विरुद्ध था। यह भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन था। पहला सफल आंदोलन था। इसकी सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी। इसकी सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें किसकी उपाधि दी? तो महात्मा की उपाधि दिया। इस आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद, आचार्य JB कृपलानी, महादेव देसाई और बाबा नरहरि पारिख ने दिया था। यानी कि इस आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ कौन कौन लोग दिए थे? तो राजेंद्र प्रसाद, आचार्य JB कृपलानी, महादेव देसाई और बाबा नरहरि पारिख। 15 मार्च 1918 में ही महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह किया। इस समय अहमदाबाद में प्लेग फैला हुआ था, जिसके चलते मजदूर पलायन कर रहे थे, जिसे रोकने के लिए मिल मालिकों ने 50% बोनस की घोषणा कर दी, लेकिन प्लेग समाप्त होते ही इस बोनस को वापस ले लिया गया। इस सत्याग्रह में मजदूरों के लिए पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। इसके फलस्वरूप मिल मालिक मजदूरों के लिए 35% बोनस देने के लिए तैयार हो गए। यानी कि 50% बोनस की जगह पे मजदूरों को कितना प्रतिशत बोनस मिला? तो 35%। अतः इस प्रकार यह आंदोलन भी सफल रहा। गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद लेबर टेक्सटाइल एसोसिएशन की स्थापना की। अहमदाबाद लेबर टेक्सटाइल एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। 22 मार्च 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह किया और किसानों के बढ़े हुए टैक्स को माफ कराया। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1918 ईस्वी में। महात्मा गांधी के आंदोलन के 4 चरण थे। महात्मा गांधी के आंदोलन के कितने चरण थे? तो 4 चरण थे। सबसे पहले सत्याग्रह, उसके बाद भूख हड़ताल। अगर ये कोई आंदोलन सत्याग्रह करने से उसमें सफलता नहीं मिलती थी तो भूख हड़ताल करते थे गांधी जी, और भूख हड़ताल के बाद बहिष्कार के बाद हड़ताल। गांधी जी के प्रमुख हथियार थे सत्य एवं अहिंसा। अगला टॉपिक है महात्मा गांधी की उपाधियाँ। अगला टॉपिक का नाम क्या है? महात्मा गांधी की उपाधियाँ, यानी कि इन्हें कौन कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी उसे देखते हैं लोग। अंग्रेजों ने गांधी जी को सर्जेंट की उपाधि दी, क्योंकि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना में बहुत से भारतीयों को भर्ती करवाया था। अंग्रेजों का सहयोग करने के कारण महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि दी थी। कैसरे हिंद की उपाधि किसने दिया था? तो ब्रिटिश सरकार ने। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। महात्मा की उपाधि किसने दी थी महात्मा गांधी जी को? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। जवाहरलाल नेहरू ने बापू की उपाधि दिया। बापू की उपाधि किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दिया।
विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था। विंस्टन चर्चिल ने इन्हें क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर कहा था। रामधारी सिंह दिनकर ने इन्हें सर्वोदय का अग्रदूत कहा। शेख मुजीबुर रहमान ने इन्हें जादूगर की उपाधि दिया था। शेख मुजीबुर रहमान ने इन्हें कौन सी उपाधि दिया था? जादूगर की उपाधि दिया। खुदाई खिदमतगार संस्था ने मंगल बाबा की उपाधि दिया। आइंस्टीन ने कहा कि आने वाले 100-200 वर्ष के बाद शायद ही कोई विश्वास करे कि ऐसे हाड़ मांस के शरीर वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर था जिसने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया था। अब ये अगला टॉपिक है होम रूल आंदोलन। यह आंदोलन आयरलैंड से प्रेरित था। यह आंदोलन कहाँ से प्रेरित था? तो आयरलैंड से प्रेरित था। इसकी शुरुआत 2 चरणों में हुई। पहला चरण बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र से प्रारंभ किया। पहला चरण किसने प्रारंभ किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। और कब किया था? तो 1916 में। इसी आंदोलन के दौरान उन्होंने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। यह किसका कथन है? तो यह बाल गंगाधर तिलक का कथन है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक यानी कि इंडियन अर्नेस्ट कहा था, जिस कारण ये उस पर केस करने लंदन चले गए थे। वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक जी को, बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा था? तो भारतीय अशांति का जनक कहा था, जिस कारण इन्होंने उस पर केस करने कहाँ चले गए थे? तो लंदन चले गए थे। 1918 तक होम रूल आंदोलन का पहला चरण समाप्त हो गया। होम रूल आंदोलन का पहला चरण कब समाप्त हुआ? तो 1918 तक। रिमार्क देखते हैं लोग। रिमार्क में क्या है? बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? तो लोकमान्य कहा जाता है। इनकी अर्थी को महात्मा गांधी तथा शौकत अली ने कंधा दिया था। होम रूल का दूसरा चरण सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया। इनका होम रूल आंदोलन पूरे भारत में फैल गया, किंतु अंग्रेजों ने एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया और जब 1918 में उन्हें छोड़ दिया और तब तक होम रूल आंदोलन पूरी तरह समाप्त हो चुका था। यानी कि एनी बेसेंट जब गिरफ्तार हुई थी तो उन्हें अंग्रेजों ने 1918 में छोड़ दिया था। तब तक के होम रूल आंदोलन पूरी तरह समाप्त हो चुका था। होम रूल का उद्देश्य प्रांतीय स्वायत्तता यानी कि राज्यों का स्वशासन थे। इनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो राज्यों का स्वशासन था। अब है अगला टॉपिक रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919। रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 भारतीय क्रांति को दबाने के लिए इंग्लैंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश सिडनी रॉलेट कौन थे? सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 10 दिसंबर 1917 ईस्वी को एक समिति का गठन किया गया, जिसके तहत संदेह के आधार पर पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी। इस समिति का रिपोर्ट 15 अप्रैल 1918 ईस्वी में आई, जिसे भारतीय नेताओं के कड़े विरोध के बावजूद अंग्रेजी सरकार ने इसे 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पास कर दिया। इस एक्ट को द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट भी कहते हैं। भारतीयों ने इसे काला कानून कहा। भारतीयों ने इसे कानून को क्या कहा था? तो काला कानून कहा, तथा इसे बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील का कानून भी कहा गया। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के द्वारा देशव्यापी हड़ताल किया गया। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंच का उपयोग किया था। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए कितने राजनीतिक मंच का उपयोग किया था? तो 3। पहला था होम रूलिंग, दूसरा खिलाफत आंदोलन, तीसरा सत्याग्रह सभा। 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पंजाब के पलवल जिला में वर्तमान में हरियाणा का जिला है। जो यह पलवल जिला है वर्तमान में किसका जिला है? तो यह हरियाणा का जिला है, और वहां पे गिरफ्तार कर बम्बई भेज दिया गया। रॉलेट सत्याग्रह अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था। इसी एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान ना यानी कि नो टैक्स देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया। नो टैक्स आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था।
इसी कानून के तहत 9 अप्रैल को पंजाब के दो नेता सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर अमृतसर भेज दिया गया। इस सत्याग्रह का केंद्र पंजाब था। इससे सत्याग्रह का केंद्र कहाँ था? तो पंजाब था। अब ये अगला टॉपिक आता है हम लोग का जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन एक शांति सभा का आयोजन किया गया था। उसी समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर ने गोरखा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर आर डायर को जालियांवाला बाग सैनिकों के साथ भेज दिया, जहां आर डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 379 थी। आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या कितनी थी? तो 379 थी एवं 1200 व्यक्ति घायल हुए थे, लेकिन वास्तव में इससे कहीं ज़्यादा लोग मारे गए। इस समय भारत का वायसराय यानी कि गवर्नर लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। जब यह घटना हुई थी तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। हंसराज नामक भारतीय ने जालियांवाला बाग की सूचना अंग्रेजों को दी थी। जालियांवाला बाग की सूचना अंग्रेजों को किसने दिया था? तो हंसराज नामक के भारतीय ने। इससे नरसंहार के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दिया एवं डॉक्टर शंकर नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। अंग्रेजों ने इसके जांच के लिए 1 अक्टूबर 1919 को हंटर कमीशन का गठन किया। इस आयोग में 3 भारतीय सदस्य चीमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण और 5 अंग्रेज सदस्य थे। इस समिति का अध्यक्ष लॉर्ड हंटर थे। इस समिति का अध्यक्ष कौन था? तो लॉर्ड हंटर थे। इस कमीशन ने जनरल डायर को सही ठहराया। जनरल ओ डायर को लंदन में सम्मान के रूप में तलवार और 2600 पाउंड की धनराशि दिया गया तथा ब्रिटेन में उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर की उपाधि दी गई। ब्रिटेन में उसे क्या, जनरल डायर को किसकी उपाधि दी गई? तो ब्रिटिश साम्राज्य का शेर की उपाधि दी गई। कांग्रेस ने इस घटना की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक समिति बनाई, जिसके अन्य सदस्य पंडित मोतीलाल नेहरू, गांधी जी, अब्बास तैयब जी, C.R. दास और पुपुल जयकर थे। इस समिति ने कहा कि यह जनरल डायर द्वारा जल्दीबाजी में लिया गया मूर्खतापूर्ण कदम था। दीनबंधु C.F. एंड्रूज ने इससे कांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। जालियांवाला बाग के हत्याकांड के समय ही पंजाब में चमनदीप के नेतृत्व में डंडा फौज का गठन किया गया। 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने लंदन जाकर जनरल ओडायर को गोली मारकर हत्या कर दी। अब ये अगला टॉपिक आता है हम लोग का खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज ने यह घोषणा की थी कि तुर्की के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं किया जाएगा। लेकिन विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सेवर्स की संधि 10 अगस्त 1920 सेवर्स की संधि कब हुई थी? तो 10 अगस्त 1920 के तहत तुर्की का विभाजन कर दिया, जिसका विरोध तुर्की के खलीफा ने किया। भारत में इसी विभाजन के विरोध में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया। खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने शुरू किया था। खिलाफत आंदोलन को किसने शुरू किया था? तो मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने शुरू किया था। 4 मार्च 1919 को इस आंदोलन के दौरान स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली की जामा मस्जिद के मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था। इस आंदोलन के दौरान ही हकीम अजमल खान ने हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी। अखिल भारतीय खिलाफत की बैठक दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी। 23 नवंबर 1919 को महात्मा गांधी द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का एक संयुक्त सम्मेलन दिल्ली में बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। 1921 में केरल में हुए मोपला आंदोलन की शाखा खिलाफत आंदोलन का ही एक भाग था।
इस आंदोलन के बारे में एचिंसन ने कहा था कि इस आंदोलन में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर अंग्रेजों ने तुर्की के विभाजन को रद्द कर दिया और भारत में खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया और महात्मा गांधी को मुसलमानों का भी सहयोग प्राप्त हो गया। अब है अगला टॉपिक, असहयोग आंदोलन। अगला टॉपिक का नाम क्या है? असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया था। असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। यह आंदोलन दुखद घटना के साथ प्रारंभ हुआ क्योंकि इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था। पहला जन आंदोलन था क्योंकि इसमें पूरे देश की जनता ने भाग लिया था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव 4 दिसंबर 1920 को कलकत्ता में हुए विशेष अधिवेशन में लाया गया था, परंतु सी आर दास तथा लाला लाजपत राय के विरोध के कारण यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। इस आंदोलन की पुष्टि दिसंबर 1920 में हुए नागपुर अधिवेशन में मिली। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि यदि हम सब मिलकर अहिंसक रूप से अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करें तो निश्चित ही 1 वर्ष में आज़ादी मिल जाएगी। महात्मा गांधी के कहने पर ही वकीलों ने न्यायालय जाना छोड़ दिया। यह आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व ही गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया कैसरे हिंद उपाधि तथा जमनालाल बजाज ने भी अपना राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। विद्यार्थियों ने अंग्रेजों का स्कूल छोड़ दिया। नाई, धोबी, मोची, बावर्ची ने अंग्रेजों का काम करने से मना कर दिया। लोग अंग्रेजों के वस्तुओं को खरीदना छोड़ दिए और दुकानदार उसे बेचना छोड़ दिए। इससे अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ। इस आंदोलन के दौरान एक सर्वाधिक लोकप्रिय नारा था, हिंदू मुसलमान की जय। इस आंदोलन के दौरान कौन सा लोकप्रिय नारा था? तो हिंदू मुसलमान की जय। इसी अवसर ब्रिटिश युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की थी। इसी अवसर पर ब्रिटिश युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की थी। दक्षिण भारत से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व गोपालाचारी ने किया। इसी आंदोलन के दौरान मौलाना मजहरुल हक ने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की। दक्षिण भारत से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो गोपालाचारी ने किया था। इसी आंदोलन के दौरान मौलाना मजहरुल हक ने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो मौलाना मजहरुल हक ने। सी आर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने प्रारंभ में इस आंदोलन का विरोध किया, किंतु बाद में वे भी इस आंदोलन से जुड़ गए। इस आंदोलन में जेल जाने वाले पहले पुरुष सी आर दास थे। इस आंदोलन में जेल जाने वाले पहले पुरुष कौन थे? तो सी आर दास थे तथा पहली महिला बसंती देवी थी। पहली महिला जेल जाने वाली कौन थी? तो बसंती देवी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने की तथा छपरा में राहुल संस्कृत्यानंद ने किया था। अब अगला टॉपिक है हम लोग का चौरी चौरा कांड। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा कस्बे में भीड़ ने 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। इस जुलूस का नेतृत्व भूतपूर्व सैनिक भगवान अहिर कर रहा था। इस घटना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड रीडिंग थे। चौरी चौरा कांड जब हुआ था तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड रीडिंग थे। इस घटना के समय महात्मा गांधी बारदोली यानी कि गुजरात में थे। जब वे 22 पुलिस से कर्मियों को जलाया गया था तो महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे? तो बारदोली यानी कि बारदोली गुजरात में थे। इन्होंने इस हिंसा से आहत होकर 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। महात्मा गांधी ने इसे निर्णय को पूरे भारत में विरोध हुआ, यानी कि जब भी महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया तो उससे निर्णय का पूरे भारत में विरोध हुआ। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के कारण डॉक्टर मूजे ने गांधी के विरोध में निंदा प्रस्ताव लाए।
जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यदि कश्मीर के किसी गांव में हिंसा हुआ है तो उसका सजा कन्याकुमारी के किसी गांव को क्यों दी जाए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जब जनता का उत्साह अपने चरम पर था तो गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगित करना एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था। 10 मार्च 1922 को न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने जनता को भड़काने के आरोप में गांधी जी को 6 वर्ष की जेल की सज़ा सुनाई। 5 फरवरी 1924 में गांधी जी के खराब स्वास्थ्य होने के कारण जेल से रिहा कर दिया गया। अब है अगला टॉपिक स्वराज पार्टी। 1922 ईस्वी में कांग्रेस के गया अधिवेशन में स्वराज पार्टी का गठन की चर्चा हुई। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में किया गया। कहाँ किया गया? इलाहाबाद में किया गया। इसके यानी कि स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष CR दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू बने। यही दोनों इस पार्टी के संस्थापक भी थे। बिहार में स्वराज पार्टी का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया था। बिहार में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? केंद्रीय विधानसभा यानी कि संसद में घुसकर सरकारी काम में बाधा डालना, राज्यों की स्वतंत्रता, डोमिनियन स्टेट। इसके लिए इन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और जनता से यह वादा किया कि वे कोई भी सरकारी पद नहीं लेंगे। केंद्रीय विधानसभा के 100 सीटों में से स्वराज दल को 42 सीटें प्राप्त हुई, जिस कारण 1923 ईस्वी के चुनाव में स्वराज पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनी। स्वराज दल ने ली कमीशन की रिपोर्ट नहीं लागू होने दिया, जो जाति की उच्चता को बरकरार रखने की बात कर रहा था। स्वराज दल ने मूडीमैन कमीशन का रिपोर्ट पारित नहीं होने दिया, जो राज्यों में स्वतंत्रता न लाकर द्वैध शासन की बात कर रहा था। विट्ठल भाई पहले भारतीय बने जो विधानसभा के अध्यक्ष बने, ये स्वराज दल के थे। विट्ठल भाई पहले भारतीय थे जो विधानसभा के अध्यक्ष बने, और ये किस दल के थे? तो स्वराज दल के थे। मोतीलाल नेहरू ने भी सरकारी पद ले लिया, जिस कारण जनता का विश्वास इस पार्टी से उठने लगा और 1928 ईस्वी आते आते यह पार्टी समाप्त हो गई। बलसाड़ सत्याग्रह 1923 से 24 ईस्वी के अंतराल में हुई थी। बलसाड़ सत्याग्रह डकैतियों का आतंक दबाने के लिए पुलिस व्यवस्था करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने सितंबर 1923 में बलसाड़ के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति पर कर लगाने की घोषणा कर दी। इसे ही डकैती कर कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? कि डकैती कर कहा जाता है। इसका प्रारंभ गुजरात के बलसाड़ से किया गया था, जिसका विरोध स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया। इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल यानी कि इसे सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अंततः विरोध के कारण अंग्रेजों को डकैती कर रद्द करना पड़ा। अगला टॉपिक है बायकोम सत्याग्रह। यह 1924 से लेकर 25 तक यह सत्याग्रह चली थी। यह केरल के मालवाड़ तट से प्रारंभ हुआ। इजवा जनजाति के लोगों को मंदिर के आगे के रास्ते पर जाने से रोका गया था, जिसके विरुद्ध टी के माधवन ने यह आंदोलन प्रारंभ किया। यह आंदोलन सफल रहा। बायकोम सत्याग्रह किसने किया था? तो टी के माधवन। इससे आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे? टी के माधवन थे। अगला टॉपिक है साइमन कमीशन। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम की समीक्षा हेतु तथा प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, जो यह जांच करेगी कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है। आयोग की नियुक्ति 10 वर्ष बाद की जानी थी। आयोग की नियुक्ति कब की जानी थी? तो 10 वर्ष बाद की जानी थी। लेकिन ब्रिटेन की तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पूर्व यानी कि 2 वर्ष पहले ही साइमन कमीशन की नियुक्ति यानी कि 8 नवंबर 1927 ईस्वी को कर दी, क्योंकि उसे आशंका थी कि 2 वर्ष बाद लेबर पार्टी की सरकार भारत समर्थक सदस्यों वाले वैधानिक आयोग की नियुक्ति कर सकती है।
भारतीयों में आपसी मतभेद बहुत अधिक था, जिस कारण भारत के राज्य सचिव वर्किनहेड ने 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन करवा दिया। इससे 7 सदस्य वाले आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज सदस्य थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे श्वेत कमीशन भी कहते हैं। भारतीयों को इससे बाहर लॉर्ड इरविन के कहने पर किया गया था। भारतीयों को इससे यानी कि इस कमीशन से बाहर किसके कहने पर किया गया था? तो लॉर्ड इरविन के कहने पर किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। क्लीमेंट एटली भी इसके सदस्य थे, जो आगे जाकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यानी कि पीएम बने। साइमन कमीशन 1919 की अधिनियम की जांच करने भारत आया था। इसका मूल नाम इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन यानी कि भारतीय वैधानिक आयोग था। इसका मूल नाम क्या था? भारतीय वैधानिक आयोग। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को जब साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा तो उसका अत्यधिक विरोध हुआ तथा साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक का नारा लगाए गए। इस कमीशन के विरोध के बावजूद साइमन कमीशन ने 1930 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट दे दी, जिसके आधार पर लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसी विरोध प्रदर्शन में पंजाब में लाला लाजपत राय के ऊपर सैंडर्स के नेतृत्व में पुलिस से लाठीचार्ज हो गई, जिसमें चोट लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय ने कहा, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। यह कथन किसका है? तो लाला लाजपत राय का। दक्षिण भारत की जस्टिस पार्टी मद्रास, यूनियन पार्टी पंजाब तथा डिस्प्रेस क्लास एसोसिएशन अम्बेडकर द्वारा संचालित ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। अगला टॉपिक आता है नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन के विरोध के कारण भारत के राज्य सचिव वर्किनहेड ने भारतीयों को यह चुनौती दी कि यदि सर्वसहमति से वह अपना कानून बना लेंगे तो मैं उसे ब्रिटेन में पारित करा दूंगा। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था। इस रिपोर्ट में कुल 9 सदस्य थे। इस रिपोर्ट में कुल कितने सदस्य थे? तो 9 सदस्य थे, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वायत्त राज्य यानी कि डोमिनियन स्टेट की स्थापना करना था, किंतु मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार नहीं किया, जिस कारण नेहरू रिपोर्ट पारित नहीं हो सका। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने 1928 ईस्वी में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला क्या है उसको देखते हैं लोग। नेहरू रिपोर्ट के प्रति उत्तर में जिन्ना ने 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला दिया। जिन्ना ने अपने इस 14 सूत्री की मांग को इंग्लैंड में हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समक्ष पेश किया, जिनमें से अधिकांश मांगे अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय में स्वीकार कर ली गई। अगला टॉपिक है हम लोग का लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। इसी कारण 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनने के बावजूद इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। इसी अधिवेशन में लाहौर में रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा लहराया और कहा कि मध्य रात्रि को जब पूरी दुनिया सो रही है, भारत अपनी स्वतंत्रता का नींव रख रहा है। गांधी जी की 11 सूत्री मांगे। गांधी जी ने सैन्य अयोग्या आंदोलन प्रारंभ करने से पहले 2 मार्च 1930 को वायसराय इरविन को लिखे पत्र में 11 सूत्री मांगे पेश की थी। इसका उल्लेख इन्होंने अपने समाचार पत्र इंडिया में प्रकाशित लेख के द्वारा किया। उसके बाद है डांडी मार्च। अगला टॉपिक का नाम आता है डांडी मार्च। गांधी जी ने इरविन को अपनी 11 सूत्री मांग सौंप दी, किंतु इरविन ने इसे अस्वीकार कर दिया, जिस कारण महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को
साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए डांडी की ओर चल दिए। उनके साथ सरोजनी नायडू भी थी। उनके साथ कौन थी? तो सरोजनी नायडू भी थी। इससे 78 सहयोगियों से इससे 78 सहयोगियों में से बिहार के गिरिवरधारी चौधरी थे। इस यात्रा के दौरान 240 मील यानी कि 386.2 किलोमीटर की यात्रा को 24 दिनों में पूरा किया गया। 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा पूरी हुई और गांधी जी ने दांडी में आसवन विधि द्वारा नमक बनाया। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेवलाल सर्राफ ने किया था। इस यात्रा में गांधी जी के साथ वेब मिलर नामक अमेरिकी पत्रकार थे। इस यात्रा में गांधी जी के साथ कौन था? तो वेब मिलर जो था वह अमेरिकी पत्रकार था। नमक सत्याग्रह के दौरान सोलापुर में गांधी जी गिरफ्तार हो जाने के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया था। नमक सत्याग्रह के दौरान सोलापुर में गांधी जी फिर से गिरफ्तार हो गए और उसके बाद इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अब्बास तैयब जी ने किया था। उसके बाद आता है अगला आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने 11 सूत्री के मांगों को न्यायोचित उत्तर नहीं मिलने के कारण विवश होकर गांधी जी को 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना पड़ा। गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे लॉर्ड इरविन के सामने रखी थी। उनमें से एक नमक कर की समाप्ति थी, लेकिन इरविन ने इसकी अवहेलना कर दी। इसी कारण गांधी जी ने दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का निश्चय किया। बिहार में इस आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुई थी, जिसकी रूपरेखा राजेंद्र प्रसाद ने की थी। मुंबई में इस आंदोलन के दौरान सरोजनी नायडू ने 25,000 आंदोलनकारियों को लेकर धरसना नामक स्थान पर पहुंची, किंतु इसकी सूचना पहले से ही अंग्रेजों को लग गई और अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबा दिया। इसी आंदोलन के दौरान लड़कों का बंदरी सेना तथा लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया। विनोबा भावे की पहली बार गिरफ्तारी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुई थी। इस आंदोलन के दौरान गढ़वा रेजिमेंट पेशावर के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। इस रेजिमेंट का नेतृत्व वीर चंद्र सिंह गढ़वाली कर रहे थे। सविनय अवज्ञा के समर्थन में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक से आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन भी कहते हैं, क्योंकि इनके सदस्य लाल कुर्ती पहनते थे। भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में इस आंदोलन के दौरान वहां की जनजातियों ने यदुनाग के नेतृत्व में जियातरंग आंदोलन चलाए। मणिपुर के युवा नागा जनजाति महिला गैडिलियू को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनकी संघर्ष क्षमता के कारण रानी की उपाधि प्रदान की थी। इस आंदोलन के दौरान बिहार में कर न अदायगी आंदोलन तथा चौकीदारी कर अदा नहीं करने से संबंधित आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन के दौरान बिहार में कर न अदायगी आंदोलन तथा चौकीदारी कर अदा नहीं करने से संबंधित आंदोलन चलाया गया। उसके बाद अगला टॉपिक है गांधी इरविन समझौता। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता को क्या कहा जाता है? तो दिल्ली समझौता। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था, क्योंकि भारत के इस आंदोलन के कारण कोई कांग्रेस का प्रतिनिधि वहां भाग लेने नहीं गया, जिस कारण इंग्लैंड से इरविन पर दबाव आने लगा कि वे कांग्रेस को इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजे। इसी दबाव में आकर इरविन ने समझौता करने का विचार किया। 5 मार्च 1931 को दिल्ली के तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर के प्रयत्नों से एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौता को एलन कैंपबेल जॉनसन ने महात्मा गांधी के लाभ का संतावना पुरस्कार कहा। इरविन ने महात्मा गांधी से यह आग्रह किया कि यदि वे सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करके
गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे तो गांधी जी के कुछ बातों को मान लिया जाएगा, जिसमें सबसे प्रमुख राजनीतिक कैदियों की रिहाई थी। इससे समझौता के तहत भगत सिंह को रिहा नहीं किया गया, क्योंकि उन पर आपराधिक मुकदमा था। ये राजनीतिक कैदी नहीं थे, क्योंकि उन पर आपराधिक मुकदमा चलाया गया था। सरोजिनी नायडू ने गांधी तथा इरविन को दो महात्मा कहा था। गोलमेज सम्मेलन 1930 से लेकर 1932 ईस्वी। गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक हुए थे? तो 1930 से लेकर 1932 ईस्वी तक। भारतीय प्रशासन पर चर्चा करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हम लोग प्रथम गोलमेज सम्मेलन देखते हैं। लोग प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक यह सम्मेलन चला था। यह सम्मेलन लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में लॉर्ड इरविन के प्रयासों से साइमन कमीशन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बुलाई गई थी। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम तथा इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। इस आंदोलन में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लिया, क्योंकि महात्मा गांधी सैन्य अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे। इस सम्मेलन में मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना, भीमराव अंबेडकर तथा केटी पॉल आदि ने भाग लिया था। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन देखते हैं लोग। यह 7 सितंबर 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 ईस्वी को। इस सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने भाग लिया, किंतु ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट की बात कही, जिस कारण गांधी जी सम्मेलन छोड़कर वापस चले आए। इस सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट और मीराबेन कर रही थी। इस सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने के लिए SS राजपूताना, ये जहाज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जहाज़ का नाम है SS राजपूताना नामक जहाज़ से इंग्लैंड गए थे तथा 1 दिसंबर 1931 ईस्वी को बेस्टियाना नामक इटली के जहाज़ से भारत वापस आए थे। गांधी जी वापस आने के बाद कहा कि मैं भारत खाली तो जरूर लौटा हूँ, पर मैंने अपनी देश की इज्जत को बट्टा लगने नहीं दिया। भारत आने के बाद गांधी इरविन समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन होने के कारण पुनः गांधी जी ने 4 जनवरी 1932 ईस्वी को द्वितीय सैन्य अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, जो 7 अप्रैल 1934 ईस्वी तक चला था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय महात्मा गांधी का सचिव महादेव देसाई थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो महादेव देसाई थे। अब देखते हैं लोग तृतीय गोलमेज सम्मेलन, यह 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक चला था। इस सम्मेलन में कांग्रेस, इंग्लैंड की लेबर पार्टी तथा जिन्ना ने भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में कांग्रेस और इंग्लैंड की लेबर पार्टी और तथा जिन्ना ने भाग नहीं लिया। इसी सम्मेलन में मैकडोनाल्ड ने दलितों के लिए पृथक क्षेत्र यानी कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी। इस सम्मेलन के बाद ब्रिटिश संसद में एक अधिनियम पारित किया गया, जिसे भारतीय शासन अधिनियम 1935 कहते हैं। तेज बहादुर सप्रू तथा भीमराव अंबेडकर तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे नोट करके दिया गया है। तेज बहादुर सप्रू तथा भीमराव अंबेडकर तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। उसके बाद अगला टॉपिक आता है पूना समझौता और सांप्रदायिक पंचायत। 16 अगस्त 1932 ईस्वी को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पंचायत कहते हैं। जैसे ही सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई और दलितों को आरक्षण सहित पृथक क्षेत्र दिया गया, महात्मा गांधी ने पूना के यरवदा जेल में अनशन कर दिया। तेज बहादुर सप्रू, राजेंद्र प्रसाद तथा मदन मोहन मालवीय के सहयोग से गांधी एवं अंबेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 ईस्वी को एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? तो पूना पैक्ट कहते हैं। इसके तहत दलितों के आरक्षित सीट को 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। इसके तहत बौद्धों के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं थी। इसमें केवल मुसलमान, सिख, अनुसूचित जाति तथा ईसाइयों के लिए सीट आरक्षित थी। इस समझौते पर अंबेडकर के साथ महात्मा गांधी और इसके समर्थक हस्ताक्षर किए थे, न कि गांधी जी।
उसके बाद अगला टॉपिक आता है हरिजन सेवक के संघ। हरिजन सेवक संघ, महात्मा गांधी ने दलितों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्हें हरिजन नाम दिया। 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट के बाद गांधी जी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ ऑल इंडियन अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना किया, जो आगे चलकर हरिजन सेवक संघ कहलाया। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला थे। 1933 ईस्वी में महात्मा गांधी ने साप्ताहिक पत्रिका हरिजन का प्रकाशन किया। अब नोट देखते हैं लोग। नोट में क्या है कि दलित वर्गों का संघ की स्थापना बाबू जगजीवन राम के द्वारा किया गया था। दलित वर्गों का संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बाबू जगजीवन राम के द्वारा किया गया था। अगला टॉपिक है हम लोग का मुस्लिम लीग। इसकी स्थापना ढाका में 1906 ईस्वी में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां ने किया। इस समय वायसराय लॉर्ड मिंटो थे। जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी तो उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे। 1919 ईस्वी में मुस्लिम लीग की मांग पर मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिल गया, जिस कारण कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में विवाद होने लगा। एनी बेसेंट तथा तिलक जी के सहयोग से 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल, गरम दल तथा मुस्लिम लीग एक हो गए तथा कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र को स्वीकार कर लिया। मुसलमानों के लिए एक पृथक राष्ट्र का विचार सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल ने 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में दिया था। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 ईस्वी में किया था। 1937 के चुनाव के फलस्वरूप कांग्रेस से सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और वायसराय के परिषद में कांग्रेस का दबदबा बन गया और मुस्लिम लीग की शक्तियां कमजोर होती चली गई। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने बिना भारतीयों तथा कांग्रेस के अनुमति के ही यह घोषणा कर दी कि 3 लाख भारतीय सैनिक इंग्लैंड की तरफ से लड़ेंगे, जिस कारण कांग्रेस ने 22 दिसंबर 1939 को वायसराय के परिषद से त्यागपत्र दे दिया। इससे खुश होकर मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिन्ना ने किया। इन्होंने इस अधिवेशन में स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की मांग कर दी। इस अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव फजलुल हक ने प्रस्तुत किया तथा खली कुजम्मा ने इनका अनुमोदन किया था। 1945 ईस्वी में लॉर्ड वेवेल ने भारत के विभिन्न पार्टियों को आपसी समन्वय तथा सहयोग बनाए रखने के लिए शिमला सम्मेलन बुलाया, किंतु इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग पूरी तरह पृथक पाकिस्तान की मांग पर तुला हुआ था। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग की बात नहीं मानी गई और मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की मांग के कारण ही यह सम्मेलन विफल हो गया। उसके बाद है अगला टॉपिक की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। शिमला सम्मेलन की विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन प्लान घोषित किया, जिसके तहत पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगे फैल गए। सबसे बड़ा दंगा बंगाल के नोआखली में हुआ। मुस्लिम लीग का नारा था बांटो और आज़ाद करो। मुस्लिम लीग का नारा क्या था? बांटो और आज़ाद करो। इन दंगों से तंगाकर कांग्रेस ने CR फार्मूला के आधार पर विभाजन का समर्थन किया। लॉर्ड माउंटबेटन को यह विशेष सलाह पर भारत भेजा गया था कि यथासंभव ये भारत को संयुक्त रखें, किंतु सांप्रदायिक दंगों से तंग आकर माउंटबेटन ने भी CR फार्मूला का ही समर्थन किया और बाल्कन योजना या बाल्कन प्लान के तहत 14 अगस्त 1944 यहाँ पे 47 से होना चाहिए 14 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत का विभाजन कर दिया गया। सिरिल रेडक्लिफ के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ नामक विभाजन रेखा खींच दी गई। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का निर्माता कहा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहा जाता है? पाकिस्तान का निर्माता।
लियाकत अली पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने जो संयुक्त भारत के वित्त मंत्री थे। सुभाष चंद्र बोस। अब सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ देखते हैं लोग। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनके गुरु चित्तरंजन दास थे। इनके गुरु का नाम क्या था? चित्तरंजन दास। इन्होंने 1920 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस ICS की परीक्षा पास की, किंतु 1921 ईस्वी में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और राजनीति में प्रवेश कर गए। 1938 ईस्वी में गुजरात के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष तथा 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष बने। कांग्रेस के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता किया था और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन का भी अध्यक्ष बने थे। त्रिपुरी में कांग्रेस से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में महात्मा गांधी की तरफ से पट्टाभी सीतारमैया प्रत्याशी थे, जिनकी हार हो गई थी। सुभाष चंद्र बोस को मतभेद होने के कारण कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और एक अलग पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में कर लिया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और कब किया था? तो 1939 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में भड़काऊ भाषण के आरोप में बोस को जेल हो गया और 1941 ईस्वी में जेल से रिहा भी हो गए। ये जर्मनी में हिटलर से भी मिले थे। हिटलर ने इन्हें नेताजी की उपाधि दिया। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया था? तो हिटलर ने ही दिया था। तथा हिटलर जिन भारतीय सैनिकों को बंदी बनाया था, सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया। इन सैनिकों को हथियार और प्रशिक्षण जापान के द्वारा दिया जा रहा था। साथ ही जापान ने सुभाष चंद्र बोस को अंडमान और निकोबार द्वीप उपहार में दे दिया। सिंगापुर में इन सैनिकों को आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा बना दिया गया और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया। अपने सैनिकों में जोश भरते हुए जुबली हॉल में इन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार का नाम शहीद एवं स्वराज नाम दिया। उसके बाद अगला टॉपिक का नाम है आज़ाद हिंद फौज। इसके गठन का सर्वप्रथम विचार इंडियन कैप्टन मोहन सिंह ने दिया था, अर्थात यह कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस थे। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के कप्तान बनाए गए। सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के कप्तान बनाई गई। इन्हें इस फौज का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को लेकर मणिपुर पर आक्रमण किया और उसको अपने नियंत्रण में कर लिया। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद तथा दिल्ली चलो का नारा मणिपुर के इम्फाल से दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद तथा दिल्ली चलो का नारा मणिपुर के इम्फाल से दिया था। 6 अगस्त तथा 9 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला कर दिया, जिस कारण सुभाष चंद्र बोस ने जापान छोड़ दिया। किंतु 18 अगस्त 1945 को ताइवान यानी कि फार्मूसा के समीप विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। जापान सरकार ने इनकी मृत्यु की घोषणा 22 अगस्त 1945 से ईस्वी को किया। इनकी मृत्यु के बाद आज़ाद हिंद फौज की सैनिकों पर लाल किला में मुकदमा चलाया गया। इन सैनिकों की वकालत जवाहरलाल नेहरू, तेग बहादुर तथा KN कुंजरू जैसे वकीलों ने किया था। इन वकीलों का नाम पूछता है कि जो ये मुकदमा चलाया गया था उसमें कौन कौन से वकील शामिल थे।